मंगोलिया का 99.7% हिस्सा खाली क्यों है, इस टॉपिक पर हमारा ये दूसरा वीडियो है पार्ट 2। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट से जाओ और देखो। सो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जियोग्राफिकली मंगोलिया एक लकी या अनलकी देश है, और लकी इसलिए क्योंकि इस देश का जो 4704 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये एरिया है, यहाँ पर जियोग्राफिकली हालात कुछ अलग ही है। मतलब ये छोटा सा एरिया जियोग्राफिकली काफी ब्लेस्ड है, क्योंकि जहाँ पर 99.7% हिस्सा अनहैबिटेबल है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, वहीं पर ये 0.03% वाला हिस्सा हैबिटेबल है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। सो मंगोलिया के ऑलमोस्ट खाली होने के पीछे में 2 रीजन है, और पहले रीजन का हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 में। सो अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर कि कैसे एक वॉर, एक जंग की वजह से इस देश की 80% पॉपुलेशन यानी कि 8 लाख लोगों का सफाया हो गया, और उस दौर के बाद बचे कुछ लोगों का भी आंकड़ा ऊपर नहीं आ पाया क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन अपना लिया था। अब ये कैसे संभव है, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं किशोर, और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के इस दूसरे पॉइंट को अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो ये उस दौर की बात है जब मंगोलिया आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। मतलब आज के टाइम में भले ही मंगोलिया 18 लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन उस टाइम से कंपेयर कराएंगे तो आज का मंगोलिया बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि उस दौर का मंगोलिया काफी ज्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो आपको इस मैप में एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा। और उस टाइम के इस बड़े से मंगोलिया में एक योद्धा का राज हुआ करता था जिसका नाम चंगेज खान था। अब इन चंगेज भाई साहब के बारे में आप जितना डिटेल में जानोगे उतने ही आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे, क्योंकि इनके कारनामे ही कुछ ऐसे थे। लेकिन इनके बारे में फुल डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा किसी और दिन। फिलहाल के लिए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो ये दौर था सन 1200 का, और इस बड़े से राज्य पर चंगेज खान का राज हुआ करता था, जिसको उसने अपने बलबूते पर चारों तरफ अलग अलग राज्यों से फाइट कर अपने अधीन किया था। और उसके कुछ सालों बाद चंगेज खान की जनरेशन ने इस बड़े से राज्य को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया और अपने अपने राज्य को संभालने लगे। वहीं पर ये जो आज का जो मंगोलिया है वो उस टाइम पर संभाल रही थी जुंगार डायनेस्टी। अब उस टाइम तक वहाँ के आम मंगोलियन लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि वो चारों तरफ मार काट देखकर, जंग और वॉर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, और अब वो अपने जीवन में शांति चाहते थे, क्योंकि इतने सालों से चारों तरफ मार काट और खून खराबा देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए सेम हाल उनका भी हो गया था। और उसी टाइम पर हमारे इंडिया से बुद्धिज्म चारों तरफ फैल रहा था, लाइक सेंट्रल एशिया तक फैल चुका था, और सन 1271 तक मंगोलिया में भी एंट्री कर चुका था। अब धीरे धीरे मंगोलिया के हर हिस्से में बुद्धिज्म फैलते जा रहा था, और वहाँ के बच्चे बच्चे इस धर्म को अपना रहे थे। अब आपको तो पता ही होगा कि बुद्धिज्म कितना शांति से भरा धर्म है, इसीलिए वहाँ के लोगों के द्वारा अपनाने की वजह से वहाँ पर एकदम शांति से भरा माहौल हो गया, और वहाँ के लोग काफी शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन इस धर्म के साइड इफेक्ट्स भी जमकर हुए, वो आपको इस वीडियो में थोड़ा आगे पता चलेगा। तो सब लोग अपना जीवन एकदम आराम से बिता रहे थे, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि जब सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, सारी चीजें एकदम सही दिशा में जा रही होती है, शांतिपूर्वक जीवन होता है, तब ही कुछ ऐसी चीजें हो जाती है या कुछ ऐसा टपक जाता है जिससे हमारी शांति भंग हो जाती है। तो सेम ऐसा ही कुछ होता है मंगोलिया के साथ भी। लेकिन क्या, सन 1687 में कहानी में एंट्री होती है जिंग डायनेस्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये कौन है, तो भाई ये वही लोग हैं जिनका घर परिवार उजाड़ कर उनकी जमीन छीन ली थी चंगेज खान ने। और जैसा कि उस टाइम पर मंगोलिया में जुंगार डायनेस्टी का राज था, तो ये जिंग डायनेस्टी के लोग इन जुंगार्स के खून के प्यासे थे। वो हर हाल में उनके इस बदले की आग को पूरा करना चाहते थे, और इसी के चलते जिंग डायनेस्टी के योद्धाओं ने जुंगार डायनेस्टी के लोगों को खुलेआम युद्ध के लिए लंकारा और चुनौती दी, और आगे बढ़कर उनके एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। अब ऐसे हालातों में उन मंगोलियंस को, मतलब जुंगार्स को, ना चाहते हुए भी युद्ध के लिए जाना पड़ा और उनके साथ लड़ना पड़ा। और उस टाइम एक घमासान युद्ध हुआ, पर जैसा कि ये जिंग डायनेस्टी वाले लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, और इसी वजह से इस युद्ध में उन्होंने जुंगार डायनेस्टी को बहुत बुरी तरह हरा डाला। इतनी बुरी तरह से हराया कि इस देश की 80% पॉपुलेशन का सफाया हो गया। मतलब कि 10 लाख लोगों में से 8 लाख लोग बेरहमी से मारे गए। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जुंगार्स ने शांति का रास्ता अपना लिया था। वैसे शांति का रास्ता अपनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनके लिए वो दौर गलत था
था वो सिचुएशन गलत थी, वो हालात गलत थे और गलत टाइम पर उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और इसी वजह से शांति चारों तरफ फैल गई। और इस शांति से भरे माहौल की वजह से उन्होंने अपनी आंतरिक सुरक्षा पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से मंगोलियंस की सेना युद्ध में कमजोर पड़ गई और उनकी हार हुई। अब अगर आपके चारों तरफ दुश्मन हो, जहाँ से कहीं से भी कभी भी हमला हो सकता है और आप बीच में बैठे बैठे भाई एकदम शांति भरा जीवन जी रहे हो और अपनी आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और बस यही गलती मंगोलिया ने की थी। अब इस युद्ध को जीतकर जिंग डायनेस्टी ने यहाँ पर 200 सालों तक राज किया, समथिंग 1921 तक राज किया। अब जैसा कि मंगोलिया में बुद्धिज्म बहुत ही ज्यादा फैल रहा था या फिर फैल चुका था, जिसकी वजह से वहाँ की जनसंख्या में और भी ज्यादा डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि बुद्धिज्म को अपनाने की वजह से हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हर 3 में से एक आदमी शादी ही नहीं कर रहा था और इसी वजह से जनसंख्या में भारी गिरावट होने लगी, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि भाई जब सब मोह माया है तो शादी करके क्या करना है। लेकिन इनकी इसी सोच की वजह से पॉपुलेशन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। अब जैसा कि जिंग डायनेस्टी ने वहां पर 1921 तक राज किया था, उससे कुछ सालों पहले कहानी में एंट्री होती है यूएसएसआर की। अब यूएसएसआर ने मंगोलिया के लोगों का सपोर्ट करना चालू कर दिया, मंगोलियंस को चिंग डायनेस्टी के खिलाफ भड़काना चालू कर दिया, उनको हथियार तक का सपोर्ट दिया ताकि वो लड़े और आंदोलन करे और वहां के लोगों ने भी वैसा ही किया और 1921 में चिंग डायनेस्टी को उखाड़कर फेंक दिया। अब यूएसएसआर ने उनका सपोर्ट ऐसे ही नहीं किया था, इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा था और वो स्वार्थ था कि मंगोलिया से यहाँ के लोगों को मजदूर बना कर अपने देश में लेके जाना और वहां पर कम पैसे देकर काम करवाना। तो 1921 के बाद मंगोलिया में राज आता है यूएसएसआर का और उसके बाद यूएसएसआर मंगोलिया में बहुत सारी ऐसी स्कीम निकालता है जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रमोट करती थी, क्योंकि उसको तो ज्यादा से ज्यादा जरूरत थी मजदूरों की। इसीलिए इवन उसने अपने खुद के देश में भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें निकाली, जैसे जिनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे उनको फ्री ट्रिप भी मिलेगी और कैश भी दिया जाएगा और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑफर निकाले थे। और इन सारी स्कीम्स की वजह से मंगोलिया की जनसंख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही थी और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जो लोग शादी नहीं करते थे या फिर जिनके बच्चे नहीं होते थे उन पर टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया था। और ये सब यूएसएसआर इसीलिए कर रहा था ताकि वो यहाँ से ज्यादा मजदूरों को अपने देश में लेके जाए और वहां पर लेके जाके काम करवाए। लेकिन साथ ही साथ यूएसएसआर ऐसा भी काम कर रहा था जो मंगोलिया के लोगों के लिए पीठ में खंजर घुसाने जैसा था, मतलब कि जो मंगोलिया में बुद्धिज्म के मॉन्क थे उनको भी मार गिराना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके बौद्ध धर्म की वजह से वही 3 में से एक जन शादी नहीं कर रहा था और ये यूएसएसआर के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही थी। और 1991 तक मंगोलिया में यूएसएसआर का राज रहा और उसके बाद यूएसएसआर भी खत्म हो गया और फिर फाइनली मंगोलिया के लोगों को काफी राहत मिली और उसके बाद वहां के सब लोग अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। वैसे मंगोलिया मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री में से एक है। अगर जिंदगी में कभी आपका बजट बने और जाने का मौका मिले तो जरूर जाना भाई। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक पर आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छा लगा होगा और आपको सच में ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब